नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अब उनका नया ठिकाना जो है वो बेऊर जेल हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बेऊर जेल रीतलाल यादव भेजे गए हैं। कोर्ट में सरेंडर के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। जेल जाने से पहले उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। हत्या की साजिश का आरोप रीतलाल यादव ने लगाया है। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने मेरी हत्या की साजिश रची है, विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि विरोधियों को AK-47 दिलाने का भी आरोप लगाया है। सरेंडर के बाद न्यायिक हिरासत में रीतलाल यादव ले लिए गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कोर्ट में सरेंडर उन्होंने किया। बता दें कि उनके घर से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई थी। दबिश देने के बाद से अपने सहयोगियों के साथ सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद से अब उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। और जेल जाने से पहले हालांकि उन्होंने कई बड़े आरोप जो हैं वो लगाए हैं और कहा कि हत्या की साजिश उनके खिलाफ रची गई है। 11 तारीख को 10 बजे सुबह, अब 12 बजे मेरे पर कोस आता है। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के बिना, केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को, हमको मेरी हत्या के कारण, हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रीतलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश का आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोड घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मुझे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा था। तो दानापुर से आरजेडी विधायक ने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर करने के बाद से अब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बयान में आपको सुनाते हैं। टिंकू यादव और सुरेंद्र कुमार, टिंकू यादव और टिंकू कुमार, रीतलाल राय एलियस रीतलाल यादव एवं श्रवण एलियस श्रवण कुमार इस कांड में नामित अभियुक्त थे, जो न्यायालय में आज आत्मसमर्पण किया। क्या था मामला? कुछ रंगदारी से मामले, झूठे मामले में इन लोगों को फंसाया गया है, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए। तो रंगदारी और धमकी के मामले में अब रीतलाल यादव को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया, जिस पर अब कई जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई है। एनडीए के जो नेता हैं वो आरजेडी और तेजस्वी यादव पर रीतलाल के बहाने निशाना साध रहे हैं। तो आरजेडी और विपक्ष की तरफ से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है। बिहार में कानून और सुशासन का राज कायम है। यही कारण है कि पुलिस अपना काम कर रही है और राजद के रंगदार विधायक को कानूनी डर जब सताती है तो उन्हें सपरिवार व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। मैं फिर आपसे कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार न तो किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। माननीय तेजस्वी यादव जी, कैसा सौगात मिला। आज महागठबंधन की बैठक है और आपके राजनीति के रत्न जो समाज में खौफ पैदा करते थे, माननीय विधायक रीतलाल यादव, आज उनका गृह प्रवेश होगा जेल में। तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ बैठक, दूसरे तरफ आपके रत्न का जेल में प्रवेश, यही है राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार। देखिए, माननीय विधायक दानापुर के, उन्होंने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। अब उनके कानूनी सलाहकार माननीय न्यायालय में बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन किस तरह से किया जा रहा है विरोधी दल के नेताओं के साथ, सत्ता के दुरुपयोग किया जा रहा है,
ये तो सबको दिख रहा है कि जी के मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है प्रथम दृष्टया में उसमें कुछ बदले की बू आती है। अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन जो पुलिस की दिखी उसमें कई तरह के इंटेंशन फील हुए। कोई एफआईआर हुआ, परमिशन हुआ, जिस तरह से एसटीएफ के ढेर सारे जवान घर पर गए और महिलाओं को तंग किया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जिनके खिलाफ कोई शिकायत है उसकी जांच होनी चाहिए। तो आरजेडी एमएलए रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रीतलाल यादव कौन है, उन पर कौन कौन से गंभीर आरोप लगे हैं और इस आरोप के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है और उन्हें जेल जाना पड़ा है। तो बता दें कि लालू प्रसाद के बेहद करीबी ये माने जाते हैं। 11 अप्रैल को इनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से आरजेडी एमएलए के घर से बता दें कि भारी मात्रा में कैश मिले थे और छापेमारी में लाखों के ब्लैंक चेक भी मिले थे। पटना के एक बिल्डर ने पूरी शिकायत की थी, जिस शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई होती है। रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी की शिकायत दर्ज कराई गई। बालू के अवैध धंधे में भी शामिल होने का आरोप रीतलाल यादव के ऊपर है। और खबर राजधानी पटना से है, जहां पर एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर रेप की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के कई गंभीर आरोप लगे हैं। महिला बैंक कर्मी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि निजी बैंक के ब्रांच हेड पर अपने ही बैंक में काम करने वाली महिला सहकर्मी के साथ रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ने इसके पूरी थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि काम के बारे में जानकारी लेने के बहाने ब्रांच हेड ने हॉस्टल में बुलाया और उसके साथ नशे में धुत होकर रेप की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक निजी बैंक के ब्रांच हेड पर उसी बैंक में काम करने वाली एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है और यह मामला श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र का है। और जो महिला है उसने पटना के इसी एसकेपुरी थाने में एक एफआईआर लॉन्च करवाया है और उसने आरोप लगाया है कि जो ब्रांच हेड है रजनीश श्रीवास्तव, उसने उसके साथ गलत नियत से एक गर्ल्स हॉस्टल में बुलाया और उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल में बुलाकर उसके साथ रेप की कोशिश की। इसमें महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जो ब्रांच हेड का एक मित्र है दिव्यांशु, वो भी उसके साथ इस घटना में शामिल था और नशे में धुत होकर उसने उसके कामकाज के बारे में जानकारी लेने के बहाने गर्ल्स हॉस्टल में बुलाया और उसके बाद उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और जो दिव्यांशु है, जिस कमरे में ब्रांच हेड था, उस कमरे में जब वो गई तो दिव्यांशु ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। किसी तरीके से उसने ब्रांच हेड से अपने को उसके चुंगल से हटाया और उसके बाद जब उसके द्वारा शोरगुल किया गया तब दरवाज़ा जो है वो बाहर से खोला गया। बहरहाल इस पूरे मामले में एसकेपुरी थाने में एफआईआर लॉन्च किया गया है और जो ब्रांच हेड है रजनीश श्रीवास्तव और दिव्यांशु, इन दोनों के खिलाफ जो एसकेपुरी थाने की पुलिस है उसने एफआईआर लॉन्च किया है और यही एफआईआर जो है वो न्यूज़ 18 के पास है, जिसमें कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं महिला की तरफ से। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और महिला ने हालांकि रिक्वेस्ट किया था कि नशे में धुत है तो ऐसे में उसको उसी समय अरेस्ट किया जाए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और देखना होगा इस पूरे मामले में अब ब्रांच हेड के खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है। लेकिन निश्चित तौर पर एक कड़वी सच्चाई सामने आई है कि बैंक में काम करने वाली महिलाओं को किस तरीके से प्रलोभन देकर, प्रमोशन का प्रलोभन देकर उनसे गलत मकसद से उनको बुलाया गया और उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई। अब देखना होगा पटना पुलिस इस पूरे मामले का किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरीके से कल्पित के खिलाफ कार्रवाई होती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। 28 अप्रैल को पूनम की शादी थी, लेकिन उससे पहले उसके प्रेमी ने गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। खबर नालंदा से सामने आई है, जहां एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने शादी के 12 दिन पहले लड़की और उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी है। उसके बाद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना सिलाव थाना के सिंह कॉलोनी की है। चंडी मऊ निवासी मनीष कुमार ने सिलाव के सिंह कॉलोनी निवासी जोगेंद्र राम की पत्नी पुट्टू शाह देवी और उनकी बेटी पूनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इसी 28 अप्रैल को पूनम की शादी होने वाली थी। आरोपी मनीष का पूनम के भाई के साथ घर आना जाना था। वो पूनम की शादी से नाराज था। घटना के बाद पीड़ित के घर पर ताला लटका हुआ है। परिवार वाले शव लेकर पैतृक गांव चले गए हैं। आसपास के लोग इस घटना से काफी दुखी हैं। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के सिंह कॉलोनी में
बुधवार की शाम एक दर्दनाक घटना हुई है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि एक सिरफिरे आशिक ने है जो एक प्रेमिका और उसकी मां को गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। बताया जाता है कि जो सिरफिरा है मनीष कुमार, वो सिलाव थाना क्षेत्र के ही चंडी मऊ का निवासी है। और वहीं जो है पिता है जो मृतका पूनम कुमारी से जो बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल जो है पूरे मामला को जो है जांच किया जा रहा है और इसका CDR निकाला जा रहा है। शाम को घर में रोने चिल्लाने का आवाज़ आया, पड़ोसी लोग सब दौड़ करके देखे तो मर्डर माई बेटी के होल था। उसके बाद उसके जो गोली मारा था जिसको भी खुद मार लिया था। उसके बाद फिर तो प्रशासन के फ़ोन किया गया तो प्रशासन आकर के अपना कार्रवाई किए। बहुत गलत काम करके अगर वैसा काम करना था तो खुल के बोलता, उसके बाद जो करना था ज़रा चोरी चमारी या जो करना था उसको मारना नहीं चाहिए। तो हम लोग आए देखे कि मेरा आंटी और मेरे बहन दोनों गिरे हुआ था, ये हम लोग देखें, इसको हम कुछ नहीं जानते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग जो चर्चा इलाके में चर्चा के प्रेम प्रसंग, तो क्या हकीकत कुछ क्या है आखिर क्या है? ये तो नहीं जानते कि प्रेम प्रसंग चल रहा था, डायरेक्ट आके मार दिया। पहले से उसका कुछ साथी संगत है? हाँ साथी संगत था, लगता है आता था पहले थोड़ा बहुत, कभी कभार उसका दोस्ती था, उसका भाई सा ये, और दोस्ती तो नहीं था और कुछ। पूरे परिवार है जो अपने पैतृक गांव चले गए हैं। यहाँ पर घटना के बाद जो है इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, लोग स्थिति को देख भी रहे हैं कि आखिर चर्चा का विषय जो बना हुआ है कि प्रेम प्रसंग में इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है वो काफ़ी जो है दर्दनाक है। नालंदा से न्यूज़ 18 के अभिषेक कुमार। सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाना और लड़कियों की अश्लील तस्वीर को वायरल करना, इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस मंशा के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। बता दें कि कटिहार पुलिस ने लड़कियों की अश्लील तस्वीर वायरल करने के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया है। कुलासी इलाके से इन लोगों को पकड़ा गया है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर ये लड़कियों की अश्लील तस्वीर वायरल करते थे। साइबर थाना पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते थे। मामला है फेसबुक पे एक लड़की का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट फोटो और वीडियो को वायरल करने का मामला था। इसमें पहले जो लड़का जिसके साथ वीडियो बना था लड़की का, उसको जेल भेजा जा चुका है। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर एक साइबर अपराध का खुलासा हुआ है, जहां कॉल सेंटर बनाया गया था। और बता दें कि इस पूरे मामले का जो तार है वो चीन से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक साइबर ठगों के तार चीन से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने इस कॉल सेंटर में काम करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठग ऐप के माध्यम से लोगों को फंसाते थे। पहले लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन देने का झांसा देते थे, फिर ऐप पर फॉर्म भरवाते थे। जब पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते थे तब इस घटना को अंजाम दिया जाता था। बता दें कि इस कॉल सेंटर से ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर पर देश भर में कई शिकायतें दर्ज हैं। गृह मंत्रालय के पोर्टल पर भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज है। पुलिस इन साइबर अपराधियों के चीन कनेक्शन की जांच कर रही है। मोबाइल के डिटेल्स में हमें पता चला बहुत सारे विक्टिम्स का मिला है। इनफैक्ट जब हम लोग गए तो इनके पास पूरा डेटा सेट है। ये लोग मतलब डेटा इनको चाइनीज़ लोग जो हैं वो इनको डेटा सेट बनाते हैं, वही वो ऐप बना करके इनको भेजते हैं। लोग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, जिनको छोटा छोटा अमाउंट का लोन चाहिए होता है 2000 4000 वो लोन ले लेते हैं, मगर उस पर इंटरेस्ट ये लोग 2000 के बदले 8000 10,000 जितना ज़्यादा से ज़्यादा उगाही करे, यही इनका मोडस है। बाकायदा हमें एक रजिस्टर मिला है, ये पूरा जैसे लोगों को नौकरी पे रखे हैं, वो बाकायदा रजिस्टर मेंटेन करते थे कि ये इस वक्त आए हैं, इस वक्त गए हैं। जॉब टाइप का, जॉब प्रॉपर जॉब की तरह ये चला रहे थे। बड़ा रैकेट का भंडाफोड़। हाँ, ये बड़ा रैकेट एक कहा जा सकता है कि एक रैकेट यहाँ पे चल रहा था काफ़ी दिनों से, इसका ये भंडाफोड़ हुआ। कैमूर के मोहनिया से खबर है, जहां पुलिस पर ड्राइवर से वसूली का आरोप लगा है। खबर यह भी है कि अगर वसूली को लेकर के पुलिस पहुंचती थी और जब पैसे नहीं दिए जाते थे तो ड्राइवरों के साथ मारपीट भी की जाती थी। बता दें कि पैसे नहीं देने पर पुलिसकर्मी की पिटाई की बात कही जा रही है। आरोप है कि चांदनी चौक पर पुलिसकर्मी ने पैसे नहीं देने पर एक ट्रैक्टर के ड्राइवर को पीट दिया, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मी संतोष कुमार पर आरोप है कि उसने ट्रैक्टर ड्राइवर के 500 रुपए की मांग की, पैसे नहीं देने पर उसे बेरहमी से पीटा। लोग आरोपी पुलिस संतोष कुमार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
अब बात आज बिहार की सियासी हलचल की, तो आज महागठबंधन महामंथन करने जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इस चुनावी साल में बड़ी बैठक है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन की ये पहला महामंथन होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दल के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इसके पहले 15 अप्रैल को दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की 1 घंटे बैठक हुई थी, जिसमें आपसी तालमेल समेत कई मुद्दों पर बात हुई थी। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव खुद के नेतृत्व के सवाल पर नरम हो गए थे। अब सबकी निगाह इस पर है कि क्या महागठबंधन के नेता तेजस्वी के नेतृत्व को मानते हैं। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में शामिल पार्टियों की एक समन्वय समिति बनेगी। इसके बाद चुनाव लड़ने की रणनीति तय की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि सीटों का मामला सुलझने के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। तो देखिए, आज महागठबंधन महामंथन करने जा रहा है और ऐसे में जो महागठबंधन के नेता हैं उनका जोश आई है, तो वहीं जो एनडीए के नेता हैं वो इस बैठक पर हमलावर हैं, तंज कस रहे हैं। वो घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो इन विपक्षियों को अब लग रहा है कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो अफवाह पर और दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे कि किसी तरह दुष्प्रचार, जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। देखिए, इस गठबंधन का, इस महागठबंधन के बैठक का कोई मतलब नहीं है और जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। ये शतरंज के ही पिटे हुए किरदार हैं। जनता ये समझ चुकी है। ये तमाम लोग वैसे लोग हैं जो सत्ता के लिए सिद्धांतों की तिलांजलि देकर एक दूसरे के पीठ पीछे खंजर लिए घूमते हैं। बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है, वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा। देखिए, महागठबंधन में इतनी सिर फुटौल है, जिस जहाज पे कोई सवार नहीं होना चाहता है। तो ना कांग्रेस तेजस्वी यादव को मानने के लिए तैयार है, ना कोई अन्य दल। तो इसलिए इन लोगों की स्थिति जिस तरह से लोकसभा में हुई थी, वही स्थिति आगामी विधानसभा में भी इन लोगों के साथ होने वाली है। इसलिए महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की इस बैठक पर तंज कसा है, हमला बोला है और कहा है कि क्या बिहार की जनता ये चाहेगी कि बिहार में बंगाल बन जाए। जो संविधान के विरोध में बात करते हैं, उस तेजस्वी को आखिर बिहार की जनता क्यों चाहेगी? काहे के लिए लोग इंडिया अलायंस बनाएगा? ये तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है, वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाएंगे क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। इधर गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान, उन्होंने शाराना अंदाज में
गिरिराज सिंह को जवाब दिया है। बैठक और महागठबंधन के भविष्य की चिंता गिरिराज सिंह जी आपको तो करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बिहार की जनता कर लेगी। लेकिन अभी बिहार की जनता कह रही है कि ये मोदी भी ले लो, ये शाह भी ले लो, भले छीन लो रमन और ईरानी, मगर हमको लौटा दो वो कीमतें पुरानी, वो आटा, वो गैस, वो बिजली और पानी, हुजूर होगी बड़ी मेहरबानी। ये बिहार की जनता कह रही है। भाई गिरिराज सिंह जी और भाजपा तो इतना व्याकुल है कि हमारी अभी बैठक ही शुरू हुई है और इनके अंदर खलबली मच गई है। आगे देखिए क्या होता है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।